चलिए आप सब लोग फुल स्क्रीन मस्त करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था 3-4 पॉइंट्स देखे थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आज भी पूरा फैक्ट्स ही चलने वाला है। हेडिंग डाल दे रहा हूं फिर से, फैक्ट्स रिलेटेड टू रिवर्स। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया, किसी नदी की नहीं पूछ रहा हूं मैं, पूरे भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी आपने गंगा बता दिया, सबसे बड़ी नदी आपने ब्रह्मपुत्र बता दिया। अब पूछ रहा हूं कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की चौथी सबसे लंबी नदी भी है, नाम यमुना। यमुना, ठीक है, जो कि गंगा की सहायक नदी आप लोगों ने पढ़ाई है और यह भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी भारत की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड इज माजुली। दुनिया का देखो सबसे बड़ा आइलैंड तो सभी को पता है ग्रीनलैंड है, लेकिन वो कहां पर है? वो समुद्र मतलब महासागर के बीच में है। लेकिन अगर आपसे पूछा नदी नदी बहती है, नदी के बीच में भी कोई आइलैंड हो सकता है, तो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा होगा? और यह सबसे पहला भारत का मतलब देखा जाए या भारत का देखा जाए तो पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। तो नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा, भारत छोड़ो, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो माजुली है। नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है। कहां पड़ेगा? यह पड़ेगा भारत के असम राज्य में। किस नदी के बीच में पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र। माजुली आइलैंड सिचुएटेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र इन आसाम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अभी और भी सारे पॉइंट्स देखेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर जैसे कि मुझे कुछ एक आध कॉल आ जाते हैं, जैसे कि सर आपने नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन माउंटेन, रॉकी माउंटेन नहीं पढ़ाया। मैं आप लोगों को बता रहा हूं फिर से, जब तक आप सारे कोर्स को नहीं देख रहे हो ना, तो आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ आप इसलिए बताते हैं मुझे कि यहां पर नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा है। आप पहले पूरा पीडीएफ देखिए, पूरा हर जगह देखिए। क्या आपने क्लास में रॉकी माउंटेन और एप्लेशियन का नाम नहीं लिखा है कहीं पे? ठीक है, मतलब कॉल करके, और इस कैसे आपने पढ़ाई नहीं, आप खुद ही देख लो एक बार, तुरंत ब्लॉक। मैंने तो कर ही दिया ब्लॉक। फिलहाल इस तरह की हरकत मत किया करिए, ठीक है, कि हाँ ये नहीं किया, ये नहीं किया। कभी भी इस चीज को करने से पहले, बोलने से पहले एक बार देखा करिए क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो दोबारा इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैंने 2 चैप्टर, वहां पर 2 वीडियो पढ़ा हुआ है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो दूसरा वीडियो है, वहां पर नॉर्थ अमेरिका शुरू हो गया था, तो उसमें जाकर आप देखना, उसमें आपको दिख जाएगा एप्लेशियन भी पढ़ाया हूं और रॉकी माउंटेन भी पढ़ाया हूं, ठीक है, देख लेना उसको। निशांत सर, लंबा नदी और बड़ा नदी में अंतर क्या है? देखो, लंबी नदी का मतलब हुआ लंबाई। उसमें देखो अब क्या होता है कि बहुत सारी पेरिनियल रिवर होती है, बहुत सारी सीजनल रिवर, मतलब सदाबहार नदियां नहीं होती, साल में पानी सूख भी जाता है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होगा पानी को सूख गया, हम पूरी नदी की लंबाई देखेंगे। फिर भी मान लो कोई नदी जिसका पानी पूरा सूख गया है, उसमें एक बूंद पानी भी नहीं है, तभी हम बोलेंगे नदी इतनी लंबी है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बड़ी नदी का, लार्जेस्ट रिवर का, हम उसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं होगा कि ये चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, बस हम देखेंगे उसमें कितना पानी है। जिसमें जितना पानी होगा वो उतनी बड़ी नदी होगी, वॉल्यूम वाइज देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडस रिवर कौन से 2 पहाड़ों से निकलती है? इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। सिंधु नदी लद्दाख और जस्कर पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है। ठीक है, कराकोरम और लद्दाख नहीं, लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। नहीं निखिल, ये इंडियन ज्योग्राफी है, वो मैं बात कर रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं पहले वालों की बात कर रहा हूं, आप लोगों की नहीं। तो जो लोग पहले के हैं, आगे बात करते हैं। इंडस रिवर जो है ये लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, तो याद रखना इस चीज को। नर्मदा रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। नर्मदा नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है। अगला पॉइंट, कोसी इज नोन एज
सोरो ऑफ बिहार, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जब किसी नदी को शोक के रूप में देखा जाता है मतलब वो बाढ़ बहुत ज्यादा ला रही है, उसकी वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल कोसी नदी की एक खास बात यह भी है कि ये अपने पाथ को चेंज करने के लिए जानी जाती है। जैसे ये बह रही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये ऐसे बहे, तो ये अपना पाथ कब चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसी वजह से ये नदी कुछ ज्यादा खतरनाक बन जाती है। कोसी रिवर is known for changing its path। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती थी। जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपसे पूछे जाने की संभावना है, सारा का सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा, नदी से जुड़े फैक्ट सारे के सारे। सर, सरस्वती नदी कहां बनती है? अभी इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक अलग कमेटी बैठा रखी है ताकि वो सही से बता पाए कि ये नदी कहां शुरू होती, कहां खत्म होती है। हालांकि सरस्वती नदी का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक पौराणिक नदी है। हां, पूरा विश्व उसकी नदियां सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसमें नहीं, उसको अलग से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, विश्व की नदियां। यहां पर कोसी के बारे में हो गया। अब इसके अलावा सतलुज रिवर इंटर्स थ्रू सतलज रिवर इंटर्स थ्रू सिपकीला इन इंडिया। यह सिपकीला एक पर्वतीय दर्रा है। ला का मतलब पास ही होता है, इसलिए पास को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? वो सिपकीला से। प्रवेश करती है। ठीक है, यहां पर ये सब नदी से जुड़े फैक्ट्स हो गए। इसके अलावा अब यहां पर इंडस वाटर जो ट्रीटी है, सिंधु वाटर जो जल विवाद है, वो उसको 1916 में किया गया, तो उससे भी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी, यह तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, यह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कोई नदी भारत और पाकिस्तान में जा रही है और उसमें कोई विवाद ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? लड़ते रहे, बेहतर यह कि दोनों मिलकर कुछ समझौता कर लें। तो समझौता यहां पर हुआ सिंधु नदी को बंटवारे को लेकर, और यह समझौता किया गया सन 1960 में।
ताकि नदी को लेकर कोई विवाद ना हो, पाकिस्तान भी अपना काम अच्छे से करे, भारत भी अपना काम अच्छे से करे, दोनों के काम में कोई बाधा ना आए। इस चीज को देखते हुए यहां पर दोनों में जल संधि कराया गया। कौन सा? सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि 1960। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? 6 नदियों को बांटा गया। अगर क्रम पता होगा तो सारी चीज पता चल जाएगी। 6 नदी कौन कौन सा? पहली बात, इसको कराने वाला कौन था? बाय वर्ल्ड बैंक। कौन कौन से देशों के बीच में है? बिटवीन। क्या चाइना भी शामिल है क्या? क्योंकि सतलज और इंडस ये चाइना से होकर आ रही हैं। ठीक है, तो चाइना इसमें शामिल नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान शामिल है। इसको विश्व बैंक के द्वारा सन 1960 में कराया गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाक के बीच यह समझौता हुआ, और इस समझौते में कुल मिलाकर 6 नदियों को शामिल किया गया। ये वही 6 नदियां जो कि मैंने आपको मैप पे बनाकर दिखाया था। कौन कौन सा? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। अब ये जो 6 नदियां ऊपर की देख रहे हो आप, ये जो नीचे की 2 नदियां ब्यास सतलज, यही दोनों भारत में मिलती हैं, बाकी सब जाकर पाकिस्तान में ही मिलती हैं, कोई भारत में नहीं मिलता एक दूसरे से। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 6 नदियां हो गई। अनु, रिवराइन क्या होता है? रिवराइन का मतलब नदी पर, नदी की बात होती है। ठीक है, रिवराइन मतलब नदी से संबंधित। अब इसमें क्या किया गया? ऊपर की जो 3 नदियां हैं, बोला गया इन 3 नदियों का पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान यूज करेगा। कितना हिस्सा? 80%। ठीक है, ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। वैसे ही भारत की ये 3 नदियों का पानी भारत इसमें डैम के लिए ही यूज करता है, बाकी और वैसे एग्रीकल्चर ज्यादा यूज नहीं हो पाता क्योंकि वो सब पहाड़ी इलाके हैं। तो 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और वही 20% कौन यूज करेगा? इंडिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? सिंधु वाटर ट्रीटी में कितने जो है आपके नदियां शामिल हैं? 6 नदियां। पूछ लेंगे आपसे किन किन नदियों का पानी भारत को ज्यादा रिसीव होता है, भारत को ज्यादा यूज कर सकता है किन किन नदियों का पानी। ठीक है, तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो नीचे की 3 मतलब रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, यह है सिंधु वाटर जल विवाद। अब यहां पर जो ब्यास और सतलज नदियां एक दूसरे से मिल रही हैं वो पंजाब में मिलेंगी। ठीक है, और वहां पर बनाया गया है एक डैम। हालांकि डैम के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है बैराज, इसलिए उसको बैराज बोला जाएगा, हरके बैराज, जहां से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। इसका जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम राजस्थान कैनाल। क्योंकि इसको कैनाल को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि यहां पर राजस्थान तक इसको पानी पहुंचाया जा सकते हैं, इसलिए पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल दिया गया था, फिर बाद में इसका नाम क्या हो गया, इंदिरा गांधी कैनाल। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया इज इंदिरा गांधी कैनाल। ओरिजिनेटेड फ्रॉम हरिके बैराज, हरिके बैराज इन पंजाब। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर है जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। जो कि पंजाब के हरिके बैराज से निकलती है। जो कि पंजाब के हरिके बैराज से निकलती है। यह हो गया भारत की सबसे लंबी नहर के बारे में। लगभग 650 किलोमीटर की करीब यह नहर पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1952 में, लेकिन फर्स्ट यूज जो इसका हुआ है 2005। अगर बात करें इंदिरा गांधी कैनाल का, तो लॉन्गेस्ट कैनाल तो आपने ऊपर देख ही लिया। इसके अलावा अप्रॉक्स लेंथ जो है अप्रॉक्स जो लेंथ होगा वो 650 किलोमीटर होगा। जो लगभग लंबाई होगी 650 किलोमीटर। इसके अलावा कौन कौन सी स्टेट होगा, पंजाब जहां से निकल रहा है ये तो है ही, हरियाणा, और इसका ज्यादातर लंबाई कहां पर मिलेगा, राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। ये प्रस्ताव लाया गया कब, तो हम उसी को लिखेंगे स्टार्टेड। इसकी जो शुरुआत की गई
1952 में जब पहली पंचवर्षीय परियोजना आई थी। इसके अलावा फिर यहां पर अगर हम बात करेंगे इसका फर्स्ट यूज कब हुआ था, इसका पहली बार इसका प्रयोग कब किया गया, 2005 में। ये थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देना इसका मेन वो था। बाकी आप यहां पर ये इसमें क्या याद रखेंगे, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस कैनाल से किन किन राज्यों को फायदा मिलता है, बस यही चीज इंपॉर्टेंट था। यूपीएससी कभी यूपीएससी आपसे फैक्चुअल चीजों से मजाक नहीं करेगा, ठीक है। अगर उसने दे भी दिया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो उसको सही मान लेना उसको। मनीष कुमार, पहली बात तो ये परमाणु बम परीक्षण, ये जब मेरा मन होगा तो मैं आपको लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लास है तो यहां पर ऐसा नहीं कि मैं मतलब इसको बताना कोई मेरे लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे छोड़कर परमाणु बम परीक्षण पे पहुंच गए आप, ठीक है। जो टॉपिक चल रहा है उसको चले दीजिए, जिस दिन ऐसा रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा किसी भी दिन। अब इसको छोड़ छाड़ कर मैं आपको परमाणु बम परीक्षण बताना शुरू कर दूं, थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां पर रिवर से रिलेटेड इतनी सारी यहां पर हमने बता दी। अभी मैंने बोला था कि जो ब्यास नदी है वो कहां पर मिल रही है, ब्यास नदी मिलेगी किससे, सतलज से, हरिके बैराज पंजाब में, ठीक है। रिवर ब्यास मीट सतलुज एट हरिके बैराज, इन पंजाब। अभी ये चीज आपने देख लिया था कहां पर, अभी जब मैं इंदिरा गांधी कैनाल आपको बता रहा था तब उसी हरिके बैराज। तो बैराज कुछ नहीं, ये डैम के जैसे टाइप होते हैं ना, ये डैम का छोटा भाई समझिए आप, कौन सा, हरिके बैराज। तो बैराज भी एक डैम ही होता है। ब्यास नदी सतलज से पंजाब में मिलती है, जहां हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। जहां हरिके बैराज का निर्माण किया गया, ठीक है। ये पंजाब की बात हो रही है। अब इसके अलावा यहां पर अब जैसे गंगा नदी को कहां पर क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर क्या बोला जाता है, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ में उससे पहले एक चीज देखेंगे, जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें उत्तराखंड में है पंचप्रयाग। प्रयाग क्या होता है, प्रयाग मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, ऐसी जगह जहां पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उसको प्रयाग बोलेंगे। तो ऐसे उत्तराखंड में पंचप्रयाग है। क्वेश्चन एग्जाम में यहां से कई बार पूछा जाता है, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इस पर्टिकुलर जगह पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो इन पंचप्रयाग के बारे में जानना जरूरी है। तो क्या है पंचप्रयाग, पंचप्रयाग पंचप्रयाग। तो जब पंचप्रयाग की बात करते हैं यहां पर कौन कौन से पंचप्रयाग, मतलब 5, जैसे हम लोग यहां पर इलाहाबाद के पास में अब जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है, वहीं पर प्रयाग बोलते थे। तो प्रयाग वो जगह जहां गंगा यमुना सरस्वती बोलते हैं हम लोग, हालांकि सरस्वती का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक पौराणिक नदी है, एंशिएंट रिवर है, जिसका कि इतिहासों में मतलब इतिहास में नाम दर्ज है, बस उसी चीज के लिए हम उसको जानते हैं। तो ये जो पंचप्रयाग है ये सारा का सारा कहां पर है, ये पंचप्रयाग उत्तराखंड में।
उत्तराखंड मिलेगा। अब ये पंचप्रयाग कौन कौन से हैं? पहला ऊपर प्लेस हो जाएगा, स्थान, उसी स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयाग। इसके अलावा फिर इसके आगे हो जाएगा रिवर और रिवर। तो दो नदियां मिलेंगी कहां पर? इस प्लेस पर, और ये जो प्लेस होगा यही क्या हो जाएगा? प्रयाग हो जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले देवप्रयाग का। देवप्रयाग, देखते हैं देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलेंगी। इसके बाद कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग। यहां से कई तरीके से प्रश्न पूछेंगे। एक तरफ प्रयाग के नाम देगा, दूसरी तरफ दो दो नदियों का पेयर दे देगा, या फिर आपसे बोल देंगे कि इन नदियों का जो पेयर है ये कौन से प्रयाग में मिलेंगे, कौन सी जगह पर मिलेंगे। तो ये चीज अगर पता होगा तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कौन कौन सी नदियां मिलेंगी देवप्रयाग में? एक नदी सब में कॉमन रहेगा, वो हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा, तो अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगा। ठीक है, अलकनंदा सभी में कॉमन रहेगा। इसके बाद जब हम दूसरी नदी की बात करेंगे अलकनंदा के अलावा क्या हो जाएगा? भागीरथी। फिर अलकनंदा के यहां पर क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा आ जाएगा, प्लस कर्ण नाम से आप पिंडारी को याद रखिए। कर्ण एक लड़ाई करने वाला था, योद्धा था, तो पिंडारी जो होते थे रियल में वो भी योद्धा होते थे, लड़ाई करने वाले होते थे। तो जहां कर्ण आ जाएगा वहां पिंडारी। यहां पर क्या नदी का नाम आ जाएगा? पिंडार। पिंडार। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग में क्या हो जाएगा? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। मंदाकिनी। विष्णु प्रयाग की बात करते हैं। ऐसा देखो, विष्णु भगवान कहां लेटे रहते थे? कहां लेटे रहते हैं? वैकुंठ धाम में, और चारों तरफ पानी पानी होता है, शेषनाग पर लेटे रहते हैं, चारों तरफ पानी है। तो याद रखो वो पानी कौन सा जाएगा? गंगा। तो जहां विष्णु भगवान है वहां पर क्या आ जाएगा? अलकनंदा तो कॉमन ही रहेगा, प्लस गंगा आ जाएगी। गंगा से क्या हो जाएगा? धौली गंगा। धौली गंगा। नंद प्रयाग याद करना आसान है क्योंकि अलकनंदा तो कॉमन रहेगा, नंद से नंदाकिनी हो जाएगा। नंदाकिनी हो जाएगा। और यही है पंच प्रयाग। ठीक है, अगर आप ये पेयर आप याद रखे रहेंगे तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा कर देगा, आप सारा का सारा बना देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया निशांत, बिल्कुल यही है।
ठीक है। देखिए यहां सब जो ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं इसमें हम सारी चीजों को वही बात करते हैं जो यहां पर पूरा का पूरा हमारे पास हर एक चीज को लेकर प्रूफ है, चीजें साबित हो चुकी हैं, हम उसमें वही पढ़ते हैं बस। ठीक है। सर झेलम चेनाब रावी के लिए भी कोई ट्रीटी हुआ है क्या? सिंह सौरभ, अभी मैंने यही तो बताया था। देखो यहां पर जो इंडस वाटर ट्रीटी मैंने बताया था वो यही तो, देखो इसमें झेलम भी है, चेनाब भी है, रावी भी है, ये सब के सब इसी ट्रीटी में शामिल है। ठीक है। अब उसका नाम क्यों दिया गया इंडस वाटर? क्योंकि इंडस ये मेन रिवर है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं इस वजह से। ठीक है। बाकी सब के सब क्या है, इसी ट्रीटी के अंदर ये सब शामिल है, इसी के समझौते के अंदर ये सब शामिल हो गए हैं। ठीक है। बाकी अभी रिवर में कुछ पार्ट और है जो बताने, जैसे कि किस नदी को कहां पर क्या कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का स्रोत कहा जाता है, इसमें रिलेटेड और भी कुछ चीजें जो रहेंगी वो सब के सब अभी बताना आपको बाकी है। ठीक है। जिसे कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग शुरू कर देंगे डैम से रिलेटेड चीजों को भी। ठीक है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू अभिल, थैंक यू जयेंद्र। हाँ तो यहां पर आज क्लास खत्म करेंगे। ठीक है। इसमें अभी मैप से क्या बताऊं? ठीक है। अभी जहां पर भी मैप की जरूरत पड़ेगी उस सब का सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। वैसे सारा सारा मैप से पढ़ाया हूं तो मुझे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे बताने दीजिए मुझे। ठीक है। जहां पर मैप की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से अपना दिन एंजॉय करेंगे और बढ़िया से पढ़ाई करिए, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए और फिर दोबारा आप लोग यहां पर कहीं किसी कोचिंग दिखाई मत देना। बढ़िया से पढ़िए कि पढ़ाई करिए और ऑफिसर बनकर आना और मिठाई लेकर आना, मिलना फिर। ठीक है। तो चलो आज की क्लास को यही खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।